नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का इस एग्रीकल्चर करंट अफेयर सेशन में। आज के इस सेशन में हम एक इम्पॉर्टेंट स्कीम को कवर करने वाले हैं, वो भी डिटेल वे के अंदर और ऑथेंटिक सोर्सेज को फॉलो करते हुए। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम समय समय पर आपके साथ एग्रीकल्चर करंट अफेयर के साथ एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं, जो कि आपके यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीसीएस या एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एडीओ, एएफओ, नाबार्ड और आईसीआर, जेआरएफ और एसआरएफ जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि ऑथेंटिक सोर्सेज को फॉलो किया जाए, ताकि आपके एग्जाम की जो नीड है उसको पूरा किया जा सके। तो चलते हैं इस स्कीम को कवर करने के लिए, और स्कीम का नाम है PLISFPI। आपको पता होगा इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो कि अभी आपको पता होगा 2021 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। और इसका मेन टारगेट था कि जो हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको बढ़ाया जाए, और अभी 2026 में इसके क्या अपडेट हैं उसको लेकर हम समझने की कोशिश करेंगे पूरी स्कीम को। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि 31 मार्च 2021 को इस स्कीम को अप्रूव किया गया था, लेकिन लॉन्च जो किया गया था इस स्कीम को वो 2020 के अंदर किया गया था, ठीक है। और इसका जो अप्रूवल मिला था वो 31 मार्च 2021 को मिला था। और इसके लिए जो टोटल आउटले यानी कि बजट रखा गया था 10,900 करोड़ रुपए का, 2021-22 से लेके 2026-27 तक के लिए। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव या मेन टारगेट की बात करें तो सबसे पहला मेन टारगेट था फूड मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा सेक्टर है उसको आगे लेकर जाना। देखो यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ। जैसे कि अगर हम आज इंडिया की बात करें तो हम लोग फ्रूट और वेजिटेबल में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री में आते हैं आफ्टर चाइना। लेकिन हमारे देश के अंदर फूड प्रोडक्शन के बाद भी किसानों को उतनी आय नहीं हो पाती है। हमारे किसान डाइवर्सिफिकेशन यानी कि फ्रूट और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की तरफ भी मूव नहीं करना चाहते हैं। फ्रूट और वेजिटेबल का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जो किसान उससे जुड़े हुए हैं उनकी आमदनी नहीं बढ़ पा रही है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सबसे पहले तो उनको इफेक्टिव प्राइस मिले। अब देखो कई बार क्या होता है कि जब मार्केट में किसान का प्रोडक्ट आता है तो उस टाइम पर ज़्यादा प्रोडक्शन अवेलेबल होने के कारण, या ये कह सकते हो कि सप्लाई से ज़्यादा डिमांड होने के कारण किसान को उतने दाम नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए आपकी किसान की जो फसल होती है वो भी खराब हो जाती है, मंडी में उसको रेट नहीं मिल पाते हैं, प्राइस इफेक्टिव नहीं मिलता है, तो किसान कई बार उसको सड़कों पर फेंक देता है, या फिर आपने अक्सर देखा होगा कि वो स्टोर्स में या गोडाउन्स में भी पड़ा पड़ा खराब हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो स्टोर और गोडाउन्स की या जो आपकी कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी उतनी अच्छी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो उसको इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। और उसके साथ कई बार क्या होता है कि इस फैसिलिटी को भी आपका हम अगर बाईपास करना चाहते हैं तो जरूरी है कि वैल्यू एडिशन किया जाए, और उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि फूड को प्रोसेस करके एक नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाए। जैसे हम एक सिंपल सा या ये कह सकते हो साधारण सा उदाहरण लेकर चलते हैं। एक आम है। एक आम जो है वो केवल आपका अब गर्मियों का मौसम आएगा तो उसी समय उपलब्ध हो पाएगा। लेकिन अगर हम आम का अचार बना लेते हैं, या उससे हम आम पापड़ बना लेते हैं, या हम उसके रस जो या कह सकते हो जूस को आपका कंजर्व करते हैं, स्टोर करते हैं, तो उसको लंबे टाइम तक रखा जा सकता है और उससे बेहतरीन उत्पाद बनाए जा सकते हैं, जो कि हमारे ऑफ सीजन के अंदर भी उस प्रोडक्ट को यूज किया जा सकता है, और उस टाइम पर उसके मार्केट प्राइस भी ज्यादा लिए जा सकते हैं। और दूसरा, जब हम उसके अंदर वैल्यू एडिशन करते हैं, मतलब उस प्रोडक्ट को एक किसी और नए कन्वर्ट फूड में कन्वर्ट किया जाता है, तो उससे ज्यादा दाम वसूले जा सकते हैं। तो वो एक हमारे लिए इफेक्टिव वे हो सकता है कि हम लोग मार्केट में एक अच्छा खासा प्राइस भी उससे गेन कर सकते हैं, इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं, और जो हमारा पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस है उसको भी कम किया जा सकता है। और जो अब, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को अगर बूस्टअप किया जाएगा तो उससे जो लोग जुड़ेंगे उनके लिए नए रोजगार के अवसर उपलब्ध होने वाले हैं। तो यहां पर यही मेन फोकस रखा जा रहा है कि हमारे देश को फूड मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल चैंपियनशिप की ओर लेकर जाना, और जो आपका वैल्यू एडिशन यानी कि एक प्रोडक्ट के अंदर किस प्रकार से हम वैल्यू एडिशन करके उसको नए उत्पाद में कन्वर्ट कर सकते हैं, और हमारी जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है उसको बूस्ट करना। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट और ग्लोबल ब्रांडिंग, अब आप लोग जानते होंगे, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर पिछले कुछ सालों से देखा जाए तो हम बहुत सारे ऐसे केमिकल्स एक तो खेती में उपयोग में लाते हैं जिनकी वजह से मार्केट में जो डिमांड होती है प्रोडक्ट की वो कम हो जाती है। दूसरा, अब उसकी जब प्रोसेसिंग करते हैं तो उस टाइम पर भी प्रॉपर आपके जो पैरामीटर्स हैं उनके साथ प्रोसेसिंग ना करने के कारण आपने देखा होगा अक्सर कि एक्सपोर्ट के बाद भी वहां पर जो डिमांड होती है, खासकर यूरोपियन कंट्रीज की अगर हम बात करें, तो वहां पे उनके स्टैंडर्ड्स काफी हाई है। तो उस लेवल पर हमारे किसानों को अवेयर करना होगा
होगा, या जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए छोटे किसान हैं या छोटे जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनको भी अवेयर करना होगा, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी होगी कि किस प्रकार से, क्योंकि देखो वैल्यू एडिशन हमारे देश का एक बहुत पुराना और पारंपरिक तरीका रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश में फूड आपका खराब होता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हमें फेंकना पड़ता है, पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस बढ़ते हैं, लगभग 17 से 20% तक कहा जाता है कि पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस फ्रूट और वेजिटेबल में देखने को मिलते हैं। तो अगर इतना अच्छा हमारा देश का सिस्टम है तो हम क्यों नहीं उसको यूटिलाइज कर रहे हैं? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे एक तो हम प्रॉपर पैरामीटर को फॉलो करें, दूसरा हम उसकी प्रॉपर ब्रांडिंग करें, क्योंकि अब देखो बिना ब्रांडिंग के आपका प्रोडक्ट और आपका उत्पाद नहीं बिकने वाला है। और उसमें प्रॉपर आपके जब हम जो एक्सपोर्ट पैरामीटर्स हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है आपकी प्रोडक्ट या फूड क्वालिटीज को लेकर, वो अगर हम फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर हमारे किसानों के जो प्रोडक्ट्स होंगे उनको वैल्यू मिलेगी। और यहीं पर वही टारगेट है कि एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार के जो साधन है उनको उपलब्ध करवाना। तो लगभग 2.5 लाख जॉब इस पर्टिकुलर स्कीम के माध्यम से क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। देखो इनिशिएटिव अच्छा है, वो बात अलग है कि हमारे ग्राउंड रियलिटी पे कई बार इंप्लीमेंट अच्छे नहीं हो पाते। और क्योंकि देखो स्कीम जब बनाई जाती है तो स्कीम का मेन टारगेट यही है कि भाई देखो उसके साथ हमारे किसानों को और जो भी उस इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको और उनकी आमदनी को इंक्रीज करना, और आपका जो फूड का वेस्टेज है उसको कम करना, ग्लोबल लेवल पर हम किस प्रकार से एक एक्सपोर्ट के रूप में पहचान बना सकते हैं, और उसके साथ में कैसे रोजगार के नए अवसर आपके पैदा किए जा सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि इसका मेन टारगेट यही है कि हम लोग कैसे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस को कम कर सकते हैं, फार्मर को इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं, और हमारी जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल यानी कि निर्यात की क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। और वहीं पर ग्रोस वैल्यू एडिशन की बात करें तो जो आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उससे लगभग 2014-15 के अंदर 1,34,000 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो यहाँ से मिला था, जो कि आपका जीवीए कंट्रीब्यूशन बढ़कर 2023-24 के अंदर लगभग 2.24 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। ये जीवीए कंट्रीब्यूशन है, रेवेन्यू वर्ड जो आपका था वो गलत है यहाँ पर। और वहीं अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट शेयर यानी कि जो हमारा निर्यात के अंदर शेयर की बात करते हैं, 2014-15 में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का जो शेयर था, या ये कह सकते हो जो प्रोसेस्ड फूड का शेयर था, वो 13.7% था, जो कि बढ़कर 2024-25 में 20.4% हो चुका है। और सबसे अच्छी बात, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा देश फ्रूट और वेजिटेबल में हम लोग सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, तो हमारे पास जो संसाधन है वो बहुत अच्छे हैं, हमारे पास जो सोर्स यानी कि आधार है, बेस है आपका, रिसोर्स बेस वो बहुत अच्छा है। तो इसलिए हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं डिफरेंट आपके प्रोडक्ट्स को बनाने में, तो उसका लॉस भी कम किया जा सकता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो इसके कंपोनेंट क्या है इस स्कीम के, देखो इसके मेन 3 कंपोनेंट है। एक कैटेगरी 1 में आपका मैन्युफैक्चरिंग पार्ट आ जाता है, दूसरा है कि जो हमारे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस हैं उनको सपोर्ट करना, और लास्ट आ जाता है उनकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग को जो है आपका अब्रोड यानी कि बाहर देशों तक लेकर जाना। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में किन प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना है। तो पहला आपका है रेडी टू कुक और रेडी टू ईट फूड के ऊपर फोकस करना। मतलब जैसे आप लोग जानते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज में हम देखें तो वहां पर आजकल क्योंकि देखो बिजी सेक्टर है और सारे के सारे कहीं ना कहीं आने वाले टाइम के अंदर आप लोग देख रहे होंगे कि फूड को बनाना और उसके बाद उसको घर में लेकर आकर और उसको यूटिलाइज करना, उसको पकाना, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। और ज़्यादातर लोगों को कहीं चाहिए कि रेडी टू कुक या रेडी टू जो आपका ईट फूड है वो उनको उपलब्ध हो पाए। तो ऐसे फूड में हम उनको कन्वर्ट करें, और उसमें फोकस किया जा रहा है कि आपके मिलेट्स, अब जैसे चाहिए उसके अंदर बिस्किट्स भी आप लोग रख सकते हो, उसके अंदर जूसेस रख सकते हो, उसके अंदर किसी प्रकार के जितने भी प्रोडक्ट आपके इडली डोसा जैसे आपके बैटर्स वगैरह आते हैं, तो आप देखा होगा कि अक्सर उनको 1 मिनट के अंदर तैयार किया जा सकता है, और उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर है प्रोसेस्ड जो फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं उनको आपका प्रोडक्ट को तैयार करना, मैरीन प्रोडक्ट्स, मोज़रेला चीज, तो इन सभी के ऊपर ध्यान दिया जाना है कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये उत्पाद कैसे बनाए जा सकते हैं। और इन उत्पाद को बनाने के बाद अच्छा एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इनोवेटिव और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, क्योंकि जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि यूरोपियन कंट्रीज के स्टैंडर्ड्स काफी हाई होते हैं, तो वहां पर हमें हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स को पहुंचाना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि वहां पर अगर हम मिलेट्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, इनकी अगर हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स को लेकर जाते हैं और वो भी ऑर्गेनिकली और नेचुरली फार्मिंग के साथ तैयार किए गए हैं, तो डेफिनेटली उनसे हायर इनकम को गेन किया जा सकता है। इसमें हम लोग फ्री रेंज एग्स और आपका जो पोल्ट्री या एग प्रोडक्शन को भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि इनकी डिमांड भी काफी हद तक ज्यादा रहती है, तो इनको भी यहां पर इंक्लूड आपका किया जा सकता है। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ब्रांडिंग और मार्केटिंग को कैसे फोकस किया जाए। तो ब्रांडिंग और मार्केटिंग को इंप्रूव करने के लिए
आपकी सरकार की तरफ से इंसेंटिव दिया जा रहा है। एक तो 50% तक रीएम्बर्समेंट आपका ब्रांडिंग एक्सपेंसेस के ऊपर मिल सकता है। दूसरा, यहाँ पर 3% सेल्स के ऊपर या 50 करोड़ रुपीस पर ईयर कैप आपका यहाँ पर दिया गया इस रीएम्बर्समेंट में, और मिनिमम स्पेंडिंग यहाँ पर है 5 करोड़ रुपए लगभग 5 साल के लिए किए जा सकते हैं, और उसके ऊपर रीइंबर्समेंट जो है सरकार की तरफ से दिया जाता है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल वेंडर्स के लिए, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स के लिए अगर इतना सपोर्ट सरकार की तरफ से हो जाता है तो उनका काफी हद तक हेल्प हो जाता है, और वो अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं, ग्लोबल मार्केट तक लेके जा सकते हैं। और आने वाले समय में, क्योंकि अब देखो डेफिनेटली अगर एक देश का उत्पाद अगर बाहर कंट्रीज में बिक रहा है, उनको अगर हाई वैल्यू वहां पर मिल रही है, तो उससे देश को पहचान मिलती है, हमारे देश की जो वैल्यू होती है, या ये कह सकते हो कि फॉरेन एक्सचेंज होता है, वो बढ़ जाता है, और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी काफी हद तक बढ़ जाती है, और उसके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको रोजगार भी आपके अच्छे खासे अवसर उपलब्ध हो जाते हैं। क्योंकि देखो गवर्नमेंट जो भी, एक टारगेट नहीं होता है कि हमेशा गवर्नमेंट जो भी क्रिएट की जाए, इस प्रकार से भी अगर रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं तो वो भी आपके रोजगार के ही हिस्से में आते हैं। तो यहां पर इसके लिए फोकस जो है सरकार का किया जा रहा है। इसके अलावा यहां पर स्पेशल इनिशिएटिव जो है सरकार के द्वारा मिलेट्स के ऊपर रखा गया है, जिसका नाम रखा गया है प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट, यानी कि जो मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट हैं उनको प्रमोट करना, जो मिलेट से बने हुए होते हैं। अब उसके लिए 800 करोड़ का आउटले रखा गया है, और उसमें मेन टारगेट यही है कि जो आपके रेडी टू कुक या रेडी टू ईट प्रोडक्ट हैं मिलेट बेस्ड, उनको तैयार किया जाए, उनके अंदर वैल्यू एडिशन या फिर उनका जो कंजप्शन है मिलेट का वो कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि आप लोग याद होगा 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया था, और नेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो है वो 2018 को घोषित किया गया था। उस समय आपका या हमारी देश की सरकार का मुख्य उद्देश्य यही था कि मिलेट को कैसे प्रमोट किया जाए। अब मिलेट्स जो है वो केवल इसीलिए नहीं कि भाई उनको हमें प्रमोट करना है तो उनके अंदर क्या ऐसी खासियत है, तो देखो सिंपल सी बात है, एक तो इनको क्रॉप ऑफ एंटीक्विटी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी सबसे अच्छी कैपेबिलिटी क्या है, एक तो ये रेजिलिएंट है, इनके अंदर आपका ड्रोट यानी कि सूखा, पेस्ट और डिजीज यानी कि बीमारियां और कीड़ों के समक्ष लड़ने की बहुत ज्यादा अधिक प्रतिरोधक क्षमता है, और इसके साथ इनमें हाई न्यूट्रिशन वैल्यू है। इनके अंदर न्यूट्रिशन कंटेंट जो होता है, मिनरल्स होते हैं, आपके न्यूट्रिटिव कंटेंट होता है, वो बहुत अधिक होता है। इसकी वजह से इनको न्यूट्री सीरियल या वंडर सीरियल्स के रूप में भी जाना जाता है, जो कि आपके फूड यानी कि हमारे खाने के अंदर फोडर यानी कि जो आपका एनिमल फीड है, और हेल्थ यानी कि हमारी जो स्वास्थ्य है, और उसके साथ लाइवलीहुड और इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये लो वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप होती हैं। तो इसलिए मिलेट्स को भी प्रमोट करना काफी हद तक इंपॉर्टेंट है। तो इनडायरेक्टली आप ये भी कह सकते हो कि स्कीम के माध्यम से कोशिश किया जा रहा है कि कैसे आपके मिलेट्स को प्रमोट किया जाए, ताकि ना कि केवल हमारे देश की खेती को बचाया जा सके, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इकोनॉमिकल और आपका इकोलॉजिकल दोनों ही इंपॉर्टेंस यहां पर इनकी रखी जा सकती है। तो इनका प्रोडक्शन कम होता है, लेकिन अगर वहीं पर हम इनको अच्छा दाम अगर किसानों को दिलवा सकते हैं तो डेफिनेटली उससे आपका ज्यादा अर्निंग किया जा सकता है, और आने वाले टाइम के लिए हम इनको अल्टरनेटिव या फिर डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं, उनका आप ओवरव्यू देख सकते हो, जैसे कि उन क्रॉप का नाम, उनका कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, क्रोमोसोम नंबर, उनका पॉलीप्लॉइडी स्टेटस, डोमेस्टिकेशन कब और कहां पर हुआ, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि कहां कहां पर इनको ग्रो करवाया जा रहा है, और इसके अलावा इंडिया में कौन कौन से स्टेट मेजरली इन क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये आपके दो, और यहां पर ये कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट आपके पार्ट है, इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहां पर ज्यादा इसके ऊपर टाइम स्पेंड नहीं करना चाहूंगा, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए कि इसको आप लोग अच्छे से याद कर, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके अलावा एक टेबल और है जहां पर आपका, अच्छा इनके नाम बता देता हूं, ग्रेट मिलेट, पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, लिटिल मिलेट, इसके अलावा ये आपका यहाँ पर कोदो मिलेट, प्रोसो मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट और आपका चॉपस्टियर। तो इनको ये 10 हैं लगभग, इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके लिए एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। और इसके अलावा इनकी कुछ और फूड वैल्यूज इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताई गई है, जैसे आपके ग्रेट मिलेट की बात करें, जिसको हम लोग सोरगम बाइकलर या सोरगम के नाम से जानते हैं। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, प्रोटीन ज्यादा होता है, और ये कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में हेल्प करता है। उसी प्रकार से रागी, जो कि आपके कैल्शियम में सबसे अधिक इसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है, और पॉलीफिनॉल्स की मात्रा भी इसमें अधिक होती है। ठीक है, तो यहां पर इसलिए इसका साइंटिफिक नेम आपका एल्यूशन कोरोकोना है, और ये आपका एनीमिया के अगेंस्ट यानी कि जो आयरन की कमी होती है उसके समक्ष भी लड़ने में काफी हद तक सहायता कर सकता है, जिसकी कमी हमारे भारतीयों में सबसे अधिक पाई जाती है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं, देखो कहते हैं ना कि एक स्कीम को तो कवर करना जरूरी है, लेकिन अगर उस स्कीम के पर्सपेक्टिव या उसके जो रेलेवेंट अगर कंपोनेंट को हम लोग कवर करते हैं तो उससे भी काफी हद तक हेल्प हो जाती है। खासकर यूपीएससी, एडीओ, एफओ या नाबार्ड जैसे एग्जाम के अंदर तो यहां से क्वेश्चंस
आ ही जाते हैं, क्योंकि उसमें कई बार डायरेक्टली स्कीम को नहीं पूछा जाता, स्कीम में जो चीज एम्फेसाइज की जाती है उसको बहुत ज्यादा टारगेट कर लिया जाता है। तो आप लोगों को इसीलिए मैं इनके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, एक बार पढ़ लीजिएगा, डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। और अगर और भी किसी प्रकार का डाउट अगर आपको हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उन चीजों को भी आपके लिए कवर कर सकूं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तो अब स्कीम के ऊपर वापस आते हैं। मैंने आपको कहा कि किस प्रकार से स्कीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसमें किन किन कंपोनेंट को प्रमोट किया जा रहा है। अब यहां पर इसके इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं। तो जो प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, इसको आपका इंप्लीमेंट किया जा रहा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी के थ्रू। और इसकी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी यानी कि पीएमए के रूप में काम कर रही है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि हमारी एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के अंडर में ही इसको आपका वर्क किया जा रहा है। और ये एक इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि ये कोई और प्राइवेट कंपनी है, नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही ओन्ड कंपनी है। और मिनिस्ट्री ऑफ जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसके अंडर में इसको आपका अपॉइंट किया गया है। और इसका मेन काम क्या है, एक तो ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है उसके आधार पर आपकी एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करना, उसके बाद उनको प्रॉपर मॉनिटरिंग करना और टाइम बाउंड उनका अप्रेजल करना और उसको प्रॉपर ध्यान रखना, ये सारा काम इनके थ्रू किया जा रहा है, ठीक है। और अब तक अगर हम बात करें तो अभी तक कितनी अचीवमेंट यहां पर इस स्कीम के माध्यम से की जा चुकी है, फरवरी 2026 तक अगर हम बात करते हैं तो एक तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ सबसे पहले है कि 165 एप्लीकेशंस इसके माध्यम से अप्रूव की गई थी, 274 प्रोजेक्ट्स आपके जो है लोकेशंस को अप्रूव किया जा चुका है, 9,207 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट जो है मोबिलाइज की जा चुकी है और 2,162 करोड़ रुपए इंसेंटिव डिस्पर्स किया जा चुका है इस स्कीम के माध्यम से। और वहीं पर कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात करें तो लगभग कहा जा रहा है कि 34 लाख मैट्रिक टन पर ईयर प्रोसेसिंग कैपेसिटी को और एड ऑन किया जा चुका है, यानी कि प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को इंप्रूव किया जा चुका है। और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो लगभग 3.5 लाख जॉब अभी तक क्रिएट की जा चुकी है। और आपका जो कि 2.5 लाख का, मैंने इनिशियल में आपको बताया था कि शुरुआत में जब स्कीम को लॉन्च किया गया था तो 2.5 लाख का टारगेट था, लेकिन उसको एक्सीड कर चुके हैं कि लगभग 3.39 लाख जो जॉब है, या ये कह सकते हो जो आपका इसके माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। और वहीं पर एमएसएमई के पार्टिसिपेट की बात करें तो इसमें 69 एमएसएमई जो है अभी तक अप्रूव की जा चुकी हैं उनकी एप्लीकेशंस। और वहीं अगर हम बात करें तो 40 एमएसएमई जो कॉन्ट्रैक्ट है उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी आपका इंटीग्रेट किया गया है। इसके अलावा 13.266 करोड़ रुपीस इंसेंटिव जो है 20 एमएसएमईज को आपका प्रोवाइड करवाया जा चुका है। इंडिकेट दैट स्ट्रॉन्ग वैल्यू चेन इंटीग्रेशन एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, यहाँ पर इसका एक ही यहाँ पर ये कह सकते हो कि मिनिमम मीनिंग निकल कर आता है कि इसके माध्यम से कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार से आपका कि हम लोग इंटीग्रेटेड वे के साथ एक अप्रोच को फॉलो करते हुए ना कि आपका वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग को आगे ले जा सकते हैं, बल्कि रोजगार के साधन भी इसके माध्यम से उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो आपका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट को देखा जाए तो 2019-20 से 2024-25 के बीच में लगभग 13.5% की ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रही है। और टोटल जो एक्सपोर्ट हुआ है उसकी वैल्यू की बात करें 2021 से 2025 के बीच में तो लगभग 89,053.44 करोड़ रुपए एक्सपोर्ट वैल्यू अर्न की जा चुकी है। निर्यात आपका इतने रुपए का हो चुका है, जो कि हमारे देश को एक प्रकार से ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, आपकी जो वैश्विक स्तर पर जो प्रतिस्पर्धा है उसमें एक हमें एक उच्चतम पायदान के ऊपर खड़े करने में सहायता कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है ना। आने वाले टाइम में हम इसके वे में हो सकता है कि और बेहतर अप्रोच को फॉलो कर पाए। तो ओवरऑल इसका सिग्निफिकेंस अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक वैल्यू का मेन टारगेट है कि मैन्युफैक्चरिंग और एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में हम लोगों को बूस्टअप किया जा रहा है, किसानों की आमदनी को वैल्यू एडिशन के माध्यम से इंप्रूव किया जा रहा है। इसके अलावा सोशल लेवल पे देखा जाए तो लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार के साधन उपलब्ध किए जा रहे हैं। एमएसएमई सेक्टर और रूरल इकोनॉमी को आपका बूस्टअप किया जा रहा है। और स्ट्रेटजिक यहां पर प्रमोट है कि आपका आत्मनिर्भर भारत, जिसको कि मेन आपकी भारतीय सरकार के द्वारा टारगेट रखा जा रहा है, तो उसको फोकस रखा जा रहा है। और इसके साथ में ग्लोबल वैल्यू चेन को इंटीग्रेट यहां पर ये कह सकते हो उसको स्ट्रेंथन करने की, उसको मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। न्यूट्रिशनल और सस्टेनेबिलिटी की बात की जाए तो इसके माध्यम से आपके मिलेट्स जैसे कि न्यूट्रिशियल्स जिनको हमने अभी बात की उनको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। और डाइवर्सिफिकेशन और हेल्दी फूड सिस्टम की ओर हम लोग अग्रसर हो सकते हैं, क्योंकि अब देखो चाहे रेडी टू ईट फूड की बात करें या रेडी टू कुक फूड की बात करते हैं तो उसमें अगर मिलेट्स जैसे प्रोडक्ट आपके या फ्रूट्स और आपके जो ये कह सकते हो कि वेजिटेबल के प्रोडक्ट अगर ऐड हो जाते हैं तो उसके माध्यम से काफी हद तक आपका हेल्थ बेनिफिट भी हो सकता है। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली या ये कह सकते हैं कि रो फूड को तो कई बार कंज्यूम करना और विद इन टाइम कंज्यूम करना काफी डिफिकल्ट होता है, लेकिन बाद में अगर वो फूड अवेलेबल हो जाता है और वो भी एक अच्छी क्वालिटी के साथ, तो डेफिनेटली
डेफिनेटली वो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो उसी को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि इंसेंटिव बेस्ड, आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड यहाँ पर इंसेंटिव को प्रमोट किया जा रहा है। इसके अलावा इसमें इन्वेस्टमेंट और कैपेसिटी एक्सपेंशन को ध्यान रखा जा रहा है, और एमएसएमई को और मजबूत किया जा रहा है आपके एक्सपोर्ट के साथ, निर्यात के साथ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर स्कीम का टारगेट था, जिसके माध्यम से कोशिश की गई है कि हमारे देश के अंदर कैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को प्रमोट कर सकते हैं, आपकी वैल्यू चेन एडिशन को फोकस कर सकते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट डेटा था, इसको याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इसी प्रकार से स्कीम्स को कवर करते रहें तो आपका फीडबैक बहुत जरूरी हो जाता है। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ में कमेंट करिए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इसमें जो इंफॉर्मेशन या जानकारी दी गई थी वो सारी की सारी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑथेंटिक वेबसाइट्स को फॉलो करते हुए या फिर गवर्नमेंट के जो ऑथेंटिक सोर्सेस हैं उनको फॉलो करते हुए हम लोग आपके साथ साझा करते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई गलती हो जाती है तो हम आपसे माफी चाहते हैं। प्लीज उसके बिहाफ पर कि आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में उसका जो ऑथेंटिक सोर्स है आप उसको टैग कर सकते हो कि सर इसमें ये कंटेंट आपका इस प्रकार से दिया गया है ना। तो हम उसको रिकरेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक इस कंटेंट में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। जो भी कंटेंट आपके सामने हमने रिप्रेजेंट किया है, जो फैक्ट और डेटा आपके सामने हमने रिप्रेजेंट किए हैं, वो सारे के सारे गवर्नमेंट के ऑथेंटिक रिसोर्सेज को आपका फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो आप प्लीज इसके रिगार्डिंग अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और इसी प्रकार के और अपडेटेड और ऑथेंटिक कंटेंट के लिए हमें फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे किसी भी प्रकार के कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो, जैसे आईबीपीएस एएफओ के 2026 कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हो, या फिर पंजाब एडीओ, हरियाणा एडीओ जैसे कोर्सेज को अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में नंबर भी दिया गया है। इसके अलावा आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, उस पर जाकर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर करंट अफेयर को भी हम लोग समय समय पर कवर करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी कवर किया जाता है, तो उसके लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।